हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम जो है कक्षा 10 विषय विज्ञान में पाठ नंबर 6 रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक की चर्चा करते हैं। पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। जैसा कि आप हमारे दैनिक जीवन में देखते हैं कि बहुत सारी जो घटनाएं हमें रासायनिक देखने को मिलती हैं, बहुत सारे परिवर्तन ऐसे हैं जो हमें रोजाना देखने को मिलते हैं। तो उन परिवर्तनों को कितने भागों में बांटा गया है, उन परिवर्तनों से आप क्या समझ सकते हैं, वो सब बातों का अध्ययन जो है हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। देखिए, जो परिवर्तन है हमारी रसायन विज्ञान में वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। कोई भी पदार्थ हो वह या तो भौतिक परिवर्तन में बदलता है या फिर रासायनिक परिवर्तन में बदलता है। पदार्थ बदलता तो है, या तो भौतिक परिवर्तन में बदले या फिर वह रासायनिक परिवर्तन में बदले। अब भौतिक परिवर्तन में पदार्थ कब बदलता है, वह पदार्थ भौतिक परिवर्तन कैसे कहलाता है और कौन सा पदार्थ जो है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। देखिए, हम सबसे पहले बात करें परिवर्तन की, तो परिवर्तन का मतलब है कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होना। पदार्थ जब एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है तो वह उसका कहलाता है परिवर्तन। और जो परिवर्तन है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। जैसा कि स्पष्ट हो रहा है शब्द से ही, भौतिक परिवर्तन यानी भौतिक गुणों का बदलना, रासायनिक परिवर्तन अर्थात रासायनिक गुणों का बदलना। जब पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं तो वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है, और जब पदार्थ के रासायनिक गुण बदलते हैं तो वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अब भौतिक परिवर्तन के अंदर अवस्था आ जाती है, उसका रंग आ जाता है, उसका आकार आ जाता है, जबकि रासायनिक गुण के अंदर उसका जो तापमान है, उसके अंदर की जो प्रक्रियाएं हैं, क्या वो रिएक्शन चेंज कर रहा है, वो सब रासायनिक के अंदर आते हैं। तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में ऐसा परिवर्तन जिसके पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं तथा रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण बदलते हैं, भौतिक परिवर्तनों में कोई चेंज नहीं होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। देखिए, जब भी भौतिक परिवर्तन होता है तो भौतिक परिवर्तन किसी भी पदार्थ में जब भी होता है तो जिस पदार्थ में भौतिक परिवर्तन हो रहा है तो उस पदार्थ से वही पदार्थ दोबारा से बन जाता है। जैसे हम बात करें एक कागज के टुकड़े की, तो जैसे मान लीजिए कागज का टुकड़ा है और अगर उसको हम फाड़ते हैं तो फाड़ने से हमें दोबारा से वही कागज का टुकड़ा प्राप्त हो रहा है। फिर जब हम उसको दोबारा से फाड़ते हैं तो फिर से हमें वही कागज का टुकड़ा प्राप्त हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि पदार्थ जो कि कागज है उसको जो हम फाड़ रहे हैं बार बार में, तो हमें कागज ही प्राप्त हो रहा है, हमें दूसरा कोई गुण नहीं मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऐसे ही अगर हम देखें कागज को जलाना, जब भी हम किसी भी कागज को जलाते हैं तो कागज को जलाने से हमें दूसरा पदार्थ जो कि कचरा प्राप्त होता है, वह एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो हम कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन के जो अंदर है वही पदार्थ वापस से हमें प्राप्त होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन के अंदर हमें वह पदार्थ नहीं प्राप्त होता है, कोई दूसरा पदार्थ भी हमें प्राप्त होता है। जैसे मैंने भी आपको कागज का फाड़ना एग्जाम्पल बताया जो कि एक भौतिक परिवर्तन है, और कागज का जलना एक जो कि रासायनिक परिवर्तन है। हम इसको एक सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि इसके अंदर जो पुनः अवस्था होती है वही अवस्था दोबारा से आ जाती है। जैसे हम कागज को फाड़ रहे हैं तो कागज को फाड़ने से दोबारा कागज ही प्राप्त हो रहा है, तो वही अवस्था हमें दोबारा से देखने को मिल जाती है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। यह परिवर्तन अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब स्थायी नहीं होता है, इसको जब आगे दोबारा से करेंगे तो दोबारा से वही पदार्थ हमें प्राप्त होता जाएगा, तो ये अस्थायी परिवर्तन है। जबकि जो रासायनिक परिवर्तन होता है वह स्थायी परिवर्तन होता है, उसके संगठन बदल जाते हैं, रासायनिक गुण बदल जाते हैं, तो वह परिवर्तन वहीं पर रुक जाता है। हमने बात की कि पदार्थ के भौतिक गुण जो होते हैं उसमें वही प्राप्त होता है, हमें पुनः प्रारंभिक अवस्था है जो वही प्राप्त होती है, इसलिए हम कह सकते हैं
कि भौतिक परिवर्तन के अंदर कोई भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन के अंदर नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे हम बात करें दूध से दही जमने की, तो दूध है जब उसमें लैक्टोबैसिलस दही को परिवर्तित करते हैं जीवाणु, तो दूध से जब दही बनता है तो दूध पहले था, बाद में हमारे पास में दूसरी अवस्था कौन सी आई, दही की अवस्था आई। तो यहाँ पर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज हो गया, जबकि भौतिक परिवर्तन में अवस्था चेंज नहीं हो रही थी, सिर्फ उसके भौतिक गुण बदल रहे थे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दूध से दही बनता है तो एक दूसरी अवस्था ही हमें प्राप्त होती है। अतः हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में हमें नया पदार्थ प्राप्त होता है। जैसे दूसरे एग्जाम्पल की बात ले, लोहे पर जंग लगना, तो लोहे पर जंग लगती है तो हमें जंग जो बुरी परत होती है वह दूसरा पदार्थ प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन होती है, यानी कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो वह हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। तो यहाँ पर कार्बन अलग थी, ऑक्सीजन अलग थी, दोनों का समूह मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, तो ये एक अलग नया पदार्थ बन चुका है, जबकि भौतिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। हम एक भौतिक परिवर्तन का एक और अच्छा एग्जाम्पल ले, जैसे एक बर्फ है, जब उसको तापमान दिया जाता है तो वह जल में परिवर्तित होती है। एक बर्फ है जो कि ठोस रूप में है, जब उसको तापमान दिया जाता है तो वह द्रव अवस्था यानी जल के रूप में आ जाती है। फिर वापस से जब उसको और अधिक तापमान दिया जाता है तो वह वाष्प के रूप में उठने लगती है। एक बर्फ जो कि ठोस अवस्था से है तो ठोस से द्रव अवस्था जल में बदलती है, और वह द्रव से गैस ये अवस्था यानी वाष्प में बदलती है। जब उसको वापस संगठित किया जाता है तो वह वाष्प अवस्था दोबारा से जल यानी द्रव अवस्था में बदलती है, और द्रव अवस्था जो है वापस से ठोस अवस्था में बदलती है। आप यहाँ पर एक बात देख सकते हैं कि पहले ठोस से द्रव में बदला, फिर द्रव से गैस में बदली, और फिर वापस संगठित होकर के गैस से द्रव में आई, और द्रव से वापस ठोस में आई। तो यहाँ पर हमें वही पदार्थ प्राप्त हो रहा है, दूसरा पदार्थ कोई प्राप्त नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन में हमें वही पदार्थ प्राप्त होता है, कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर अभी एग्जाम्पल देखा, अगर इसको हम रासायनिक परिवर्तन के अंदर लगाना चाहें तो एग्जाम्पल रासायनिक परिवर्तन के अंदर नहीं लग सकता। हाँ, जैसे हमने अभी बात की कागज को फाड़ना तो एक भौतिक परिवर्तन है, लेकिन कागज को जलाना एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। ऐसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, तो ये होते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अब हम बात करते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है वह है रासायनिक समीकरण। देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी लिखा था C+O2CO2, तो आपको यहाँ एक बात देखनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो एक पदार्थ है, तत्व है C, और यहाँ पर है ऑक्सीजन, इसके बीच में यहाँ पर प्लस का चिन्ह लग रहा है, और बाद में यहाँ पर तीर का निशान लगाया गया है, फिर इसके बाद में दोनों कॉम्बिनेशन को CO2 लिख दिया गया है। तो ये सब क्या है, तो ये सब रासायनिक समीकरण के द्वारा ही लिखे जाते हैं। कहने का मतलब रासायनिक जो समीकरण है वो क्या होता है, जो पदार्थ अपने पास में है और जिसमें जो अणुसूत्र है, पदार्थ का जो अणुसूत्र है और पदार्थ का जो प्रतीक है, जब पदार्थ के अणुसूत्र को और जब पदार्थ के प्रतीक को एक साथ लिखा जाता है किसी भी अभिक्रिया के अंतर्गत, तो वह रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो हमारी परिभाषा क्या बनती है कि पदार्थ को अणुसूत्र व प्रतीकों से प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर देखो, कार्बन को हम प्रतीक से किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा कार्बन, तो कार्बन को हमने प्रदर्शित किया C से, फिर हमने लिखा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हमने प्रदर्शित किया O2 से, फिर जो हमारे पास में उत्पाद बना उसको हमने लिखा कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड लिखा उसका जो अणुसूत्र हमने प्रदर्शित किया वो है CO2। तो आपको यहाँ पर देखने से एक बात समझ आ गई होगी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो अपने पास में बना है उत्पाद, उसको जब हम अणुसूत्रों के रूप में लिख रहे हैं, जब उसको हम प्रतीकों के रूप में लिख रहे हैं, तो यह पूरी तरीके से हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, किसी भी पदार्थ को जब अणुसूत्र और प्रतीकों से प्रदर्शित किया जाता है तो उसे हम उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ चरण होते हैं जो हमें ध्यान रखने अति आवश्यक हैं। अगर उन चरणों में हम गलती कर देते हैं तो वह जो रासायनिक समीकरण है हमारा गलत माना जाता है।
तो देखिए रासायनिक समीकरण लिखने में सबसे पहला चरण जो आता है वो ये है कि एक तो होता है हमारे पास में अभिकारक, एक होता है हमारे पास में उत्पाद। यहां पर किसी भी पदार्थ से जब अभिक्रिया करवाते हैं तो जो पदार्थ हमारे पास में बाईं तरफ लिखे जाते हैं, जो पदार्थ बाईं तरफ लिखे जाते हैं उनको तो हम कहते हैं अभिकारक, और जो पदार्थ दाईं तरफ लिखे जाते हैं उनको कहते हैं उत्पाद। और जब दूसरा नियम, और पदार्थ और उत्पाद के बीच में यानी अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का निशान लगा दिया जाता है। अब इस लाइन को पूरा कंप्लीट करें तो क्या होगा कि तीर के बाईं तरफ तो अभिकारक को लिखा जाता है और तीर के दाईं तरफ उत्पाद को लिखा जाता है। यहाँ पर जब अभिकारक की संख्या एक या इससे अधिक होगी तो उनके बीच में प्लस का निशान लगा दिया जाता है, और जब यहाँ पर उत्पाद की संख्या एक से अधिक होगी तो उसके बीच में भी प्लस का निशान लगा दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण लिखने में पहला चरण क्या हो गया कि पदार्थों को अभिकारक उत्पाद के रूप में लिखा जाता है, बीच में तीर का निशान लगाया जाता है। जो पदार्थ तीर के बाईं तरफ लिखा जाता है उसको अभिकारक कहते हैं, और जो पदार्थ तीर के दाईं तरफ लिखा जाता है उसको उत्पाद कहते हैं। तीसरा, जब अभिकारक की संख्या एक या इससे अधिक होती है तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है। ऐसे ही जब अभिकारक की संख्या उत्पाद की संख्या एक या इससे अधिक होती है तो इसके बीच में भी प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है। और इसके बाद में अभिकारक उत्पाद को प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित कर दिया जाता है। जब अभिकारक और उत्पाद को प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है उसके बाद जो हमारे पास में रासायनिक समीकरण तैयार होता है उसको संतुलित किया जाता है। संतुलित जो किया जाता है वह हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा किया जाता है, जिसमें यह बात बताई जाती है कि अभिकारक का जितना द्रव्यमान होगा, जितनी परमाणु संख्याएं होंगी, उतना ही उत्पाद में परमाणु संख्याएं और द्रव्यमान होगा। इसी के अनुसार हमारे पास में एक नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि अभिकारक का जितना द्रव्यमान होगा उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान होगा। यहाँ पर अभिकारक हमने आपको बता दिया है किसे कहते हैं, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग लेते हैं और तीर के बाईं तरफ लिखे जाते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के बाद में बनते हैं वो तीर के दाईं तरफ लिखे जाते हैं उनको उत्पाद कहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम की। तो देखिए द्रव्यमान संरक्षण यानी द्रव्यमान का संरक्षण यानी द्रव्यमान का बचाव। जिस अभिक्रिया में द्रव्यमान नष्ट नहीं होता है, ऐसी कोई भी रासायनिक समीकरण अभी तक नहीं बना है जिसमें द्रव्यमान संरक्षण का सृजन और विनाश किया हो। यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। इसके अंतर्गत जितना द्रव्यमान अभिकारकों की संख्या का होता है, जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होता है उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का होता है। जैसे कि हम बात करें, यहाँ पर हमने लिखा A प्लस बी एक अभिकारक है जिसमें दो अभिकारक है, एक तो A अभिकारक है और एक B अभिकारक है। जब दोनों को मिलाया तो हमारे पास में उत्पाद क्या बना, AB। तो यहाँ पर जितना द्रव्यमान AB का होगा उतना ही द्रव्यमान AB का पूरी तरीके से होगा। जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं C+O2 CO2। देखिए हमारे पास में कार्बन है, ऑक्सीजन है, दोनों को मिलाकर के जब अभिक्रिया करवाई गई तो बना हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड। तीर के पहले वाले भाग यानी बाईं तरफ भाग को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, जिनकी संख्या कितनी बताई है यहाँ पर 2। तीर के बाईं तरफ जो बना उसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, जो क्या है CO2। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया के अंतर्गत अभिकारक जो है C+O2 है तथा उत्पाद जो है वो है CO2।
अब हमें फॉलो करना है द्रव्यमान संरक्षण के नियम को। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि अभिकारक में जितना द्रव्यमान होगा उतना ही उत्पाद में द्रव्यमान होगा। तो देखिए जो कार्बन है उसका जो प्रतीक होता है वह होता है C, और आवर्त सारणी के अंदर जो कार्बन है हमारे पास में आता है 6 नंबर पर। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन ये हमारे पास में 6 नंबर पर आता है। ऑक्सीजन जो है हमारे पास में कितने नंबर पर आता है? 8 नंबर पर आता है। और यह यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 से, तो 8 दूनी 16। फिर हमारे पास में ये उत्पाद बना, तो हमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ पर अपनाना है। तो जो हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले द्रव्यमान संरक्षण का नियम अपनाने के लिए हमें इनका परमाणु भार ज्ञात होना चाहिए, परमाणु भार की जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो कार्बन है वह 6 नंबर पर आता है। तो परमाणु द्रव्यमान निकालने की एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं कि हमें जो तत्वों को 1 से लेकर के 20 तक लिख लेना है। जब हमने तत्वों को 1 से लेकर 20 तक लिख लिया तो इसमें जो तत्व सम संख्या में आ रहे हैं, इसमें जो तत्व सम संख्या में आ रहे हैं और जब हम उनको डबल कर देते हैं तो डबल करने से जो हमें संख्या प्राप्त होती है वही उसका परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार कहलाता है। और अगर कोई तत्व विषम संख्या में हमारे पास में आ रहा है तो हम उसको डबल करके उसमें एक अंक जोड़ देते हैं तो वह हमें परमाणु भार के रूप में प्राप्त हो जाता है। जैसे हम बात करें कार्बन की, तो जो कार्बन है आवर्त सारणी में हमें 6 नंबर पर मिलता है। यह एक सम संख्या है और सम संख्या का नियम ये कहता है कि इसको डबल कर दो वही परमाणु भार होगा। तो जब इसको हमने 6 को डबल किया तो हमारे पास में इसका परमाणु भार कितना आया? 12। हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितने नंबर पर आता है? 8 नंबर पर। यह भी एक सम संख्या है और जब हमने इस सम संख्या को डबल किया तो कितना आया? 16। और 16 जो है यहाँ पर O2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कितना हो गया? 32। तो 12 प्लस 32 को जब हमने जोड़ा तो हमारा जो आंसर आया वो आया 44। हमारे पास में C का O2 का हमने निकाले, कितना आया? 44। तो ये तो हमने अभिकारक का निकाला है। अब हम निकालते हैं उत्पाद का। देखिए उत्पाद में हमारे पास में क्या है? CO2। तो सबसे पहले हम निकालते हैं C का। C कितने नंबर पर आता है? 6 नंबर पर आता है। सम संख्या है तो परमाणु द्रव्यमान जो है इसका कितना होगा? डबल होगा। तो 12 प्लस, जब 2 तत्व होते हैं यौगिक होता है कोई, तो बीच में क्या लगा देते हैं? प्लस लगा देते हैं। ऑक्सीजन 8 नंबर पर आता है तो यह हो गया 16, सम संख्या है। 16 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से, तो कितना हो गया? 32। और जब 12 प्लस 32 को जोड़ा तो कितना आया? 44। तो देखिए अभिकारक में भी 44 आया और उत्पाद में भी हमारे पास भी कितना आया? 44 आया। तो हम कह सकते हैं कि यही द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिकारक में जितना द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होता है उतना ही द्रव्यमान उत्पादों का होता है। परमाणु भार निकालने का बहुत अच्छा जो ट्रिक है और जो सिंपल ट्रिक है, जैसे कि किसी को परमाणु भार याद नहीं होते हैं तो इस ट्रिक को अपन अपना सकते हैं। अब आगे चलते हैं, हमारे पास में जो रासायनिक समीकरण की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए रासायनिक समीकरण से हमें एक तो अभिकारक के बारे में पता चलता है, एक उत्पाद के बारे में पता चलता है। अभिकारक उत्पाद की भौतिक अवस्था के बारे में पता चल जाता है कि उत्पाद में और अभिकारक में क्या क्या गुण है। उत्क्रमणीयता की जानकारी पता चलती है कि जो अभिक्रिया हो रही है वह सीधी हो रही है या वापस से अभिक्रिया दोबारा से आ रही है। एक तो बिल्कुल सीधी चलती है, वह एक अभिक्रिया वो होती है जो दोनों तरफ चलती है। तो यह कौन सी अभिक्रिया? तो हमें रासायनिक समीकरण से क्या क्या जानकारी मिलती है? एक तो भौतिक गुणों के बारे में उसके बारे में पता चल जाता है, एक अभिकारक और क्रियाकारक की जानकारी हमें मिल जाती है और उत्क्रमणीयता की जानकारी भी हमें प्राप्त हो जाती है। तो हमने देखा परिवर्तन जो है 2 प्रकार का है, भौतिक और रासायनिक, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। फिर हमने देखा रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, अर्थात अणुसूत्रों और प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करना। फिर रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। अब हमारे पास में जो अगला टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? कोई भी प्रक्रम होता है जिसमें पदार्थ के जब रासायनिक गुण बदलते हैं या उसका कोई भी रासायनिक संगठन बदलता है
तो उसको प्रक्रम को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसा प्रक्रम जिनमें पदार्थ के रासायनिक संगठन तथा रासायनिक गुणों में बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या फिर सिंपल सी परिभाषा, किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। किसी भी पदार्थ में जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो उस पदार्थ की जो समीकरण हमने दिया है उसको हम रासायनिक अभिक्रिया के रूप में कह सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया जो है कितने प्रकार की होती है, हमने यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा देखी। अब हम देखते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया है कितने प्रकार की है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया है वह कई प्रकार की होती हैं, जैसे संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, मंद अभिक्रिया है, तिरु अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है अर्थात रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं। तो बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। उन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं का जो अध्ययन है हम इस पाठ के अंतर्गत करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया है वह है संयुग्मन। देखो, संयुग्मन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। इसको योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, इसे योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी जाना। देखिए, पहली अभिक्रिया का अध्ययन जो हम कर रहे हैं वो है संयोजन अभिक्रिया। इसे सामान्यतः संयुग्मन, संयोजन, योगात्मक, एडिशनल रिएक्शन भी कहते हैं। देखिए क्या होती है जो संयोजन अभिक्रिया, संयोजन यानी संयोजन होना, योगात्मक यानी योग होना, संयुग्मन यानी पास पास आना। तो इस अभिक्रिया के अंतर्गत जो अभिकारक होते हैं तो अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है। इसमें अभिकारकों की जो संख्या है वह 1, 2, 3 इससे अधिक होती है, लेकिन उत्पादों की जो संख्या है वह सिर्फ 1 होती है। कैसे? जब हम इसकी परिभाषा देते हैं तो सुनिएगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के, जैसे हम बात कर रहे हैं A प्लस बी की, तो बीच में तीर का निशान, तो तीर के पहले को हम क्या कहते थे? अभिकारक कहते थे। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 गए यहाँ पे, इससे भी अधिक हो सकता है, तो अगला पॉइंट सी भी हो सकता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के A प्लस बी क्या बनाएंगे? ए बी, तो एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। देखिए, हमारे पास में यहाँ पर 2 अभिकारक हैं और निर्माण कर रहे हैं एक उत्पाद का। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया और संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। या फिर जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले हमारे सिलेबस के अनुसार, कोयले का दहन। पहला एग्जाम्पल है कोयले का दहन, यानी जब C+O2 जो होता है क्या बनता है? CO2। तो देखिए यहाँ पर एक अभिकारक और 2 अभिकारक हैं, यानी 2 अभिकारक हैं और इन 2 अभिकारकों से एक उत्पाद का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर जब एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लें, जैसे मैग्नीशियम फीते का दहन, तो Mg+O2 MgO। देखिए Mg+O2 MgO, यहाँ पर देखो 2 या 2 से अधिक अभिकारक हैं और एक उत्पाद का निर्माण हो रहा है। तो हम कह सकते हैं जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक हो और उत्पाद कितना हो? 1 हो, तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसा ही जो तीसरा एग्जाम्पल है वो है हमारे पास में CH2 CH डबल बॉन्ड प्लस H2 अगर इसमें जोड़ते हैं तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हमारे पास में प्राप्त होता है। एक अभिकारक एथीन है, हाइड्रोजन है। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक होते हैं और एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, यहाँ पर एथाइन है और यहाँ पर
एथेन का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर एथीन है, डबल बॉन्ड है, इन होता है, एथीन है, तो हाइड्रोजन से अटैच हो रहा है, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके जुड़ रहा है, तो यह क्या बनाता है, एथेन बनाता है। मेथ मेथ और एथ सिंगल बॉन्ड हो गया तो एथेन हो गया। तो यहाँ पर मेथ एथ डबल बॉन्ड है, इन सब में एथीन हो गया। तो यहाँ पर होता है एथीन का हाइड्रोजनीकरण। ये हमने जो एग्जाम्पल देखे हैं वो है संयोजन अभिक्रिया के। पहला देखा कोयले का दहन, दूसरा है मैग्नीशियम फीते का दहन, और तीसरा है एथीन का हाइड्रोजनीकरण। इसमें दो अभिकारक या इससे अधिक अभिकारक काम आ रहे हैं, पूरा उत्पाद जो है हमें एक मिल रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब बात करते हैं जो हमारी अगली अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। संयोजन के बाद में हमारे पास में दूसरी अभिक्रिया जो आती है वो आती है वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया के अंतर्गत जो पदार्थ है वो टूटते हैं, अपघटित होते हैं। यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में तो अभिकारक जुड़ते हैं और एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, जबकि इस अभिक्रिया में अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे कि हमने अभी संयोजन अभिक्रिया की बात की थी, तो संयोजन अभिक्रिया में हमने देखा था दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, जबकि इस वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत एक अभिकारक मिलकर के दो या दो से अधिक, एक अभिकारक है, तीर के पहले वाला भाग अभिकारक कहलाता है और तीर के दाएं वाला भाग उत्पाद कहलाता है। तो इस अभिक्रिया में एक जो अभिकारक, एक अभिकारक है, टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। तो दोनों के अभिकारक के विपरीत हो गई। इसमें अभिकारक जुड़ करके निर्माण हो रहा है उत्पाद का, जबकि इसमें अभिकारक टूट करके निर्माण हो रहा है उत्पाद का। तो ये एक दूसरे की क्या होती है, विपरीत अभिक्रियाएं होती हैं। तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमने दे दिया, ए बी जो टूटता है ए प्लस बी के अंग। अब जो वियोजन अभिक्रिया है वह होती है तीन प्रकार की। पहली विद्युत अपघटन अभिक्रिया, दूसरी ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, तीसरी प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। पहली जो हमारे पास में विद्युत अपघटन, दूसरी ऊष्मीय अपघटन, तीसरी प्रकाशीय अपघटन। अपघटन 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 यानी अभिकारक टूट रहे हैं तीनों में ही और उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं दो या दो से अधिक। तो देखिए विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन जो अभिक्रिया है इसके अंतर्गत कोई भी पदार्थ जो होता है जब उसको गलित अवस्था में रखा जाता है, किसी भी पदार्थ को जब द्रव अवस्था या फिर गलित अवस्था में रखा जाता है, तो वह जो पदार्थ है अपने उत्पादों में टूट जाता है। जैसे कि जल को जब गलित अवस्था में रखा गया, द्रव अवस्था में रखा गया, तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में टूट गया। ऐसे ही जब सोडियम क्लोराइड को द्रवित अवस्था में रखा गया, तो यह सोडियम और क्लोराइड आयन में टूट जाता है। तो यहाँ पर विद्युत अपघटन अभिक्रिया मतलब जब किसी भी पदार्थ में गलित अवस्था में रखने पर, जब किसी भी पदार्थ को गलित या द्रव अवस्था में रखने पर जब उसे विद्युत धारा प्रवाहित करवाई जाती है, किसी भी पदार्थ को गलित या द्रव अवस्था में रखने पर जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वह अपने भागों में टूट जाता है। तो वह अभिक्रिया विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसे ही दूसरी है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, कि जब किसी यौगिक को ऊष्मा दी जाती है तो वह अपने भागों में टूट जाता है, उत्पादों में टूट जाते हैं। यौगिक जो है ऊष्मा प्राप्त करके अपने भागों में टूट जाता है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको ऊष्मा दी गई, इसको गर्म किया गया तो ये अपने भागों में टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब तीसरी बात करते हैं प्रकाशीय अपघटन की। प्रकाशीय अपघटन में क्या, प्रकाशीय यानी प्रकाश से ऊष्मा प्राप्त कर रहा है कोई यौगिक। ऐसे भी क्रिया जिसके अंतर्गत जो यौगिक है
प्रकाश से ऊष्मा प्राप्त करके अपने आयनों में, अपने उत्पादों में टूट जाता है, उसको प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, प्रकाश से ऊष्मा प्राप्त करके, प्रकाश ऊर्जा प्राप्त करके हाइड्रोजन और ब्रोमाइड में टूटे जाता है। तो विद्युत जो वियोजन अभिक्रिया होती है वो होती है 3 प्रकार की, विद्युत अपघटनीय, ऊष्मीय अपघटनीय, प्रकाश अपघटनीय। विद्युत अपघटनीय में क्या होता है, कोई भी पदार्थ को द्रव अवस्था में रखने पर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं तो वह पदार्थ अपने भागों में, उत्पादों में टूट जाता है, उसका अपघटन हो जाता है, उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल हमने ले ही लिया है। ऊष्मीय अपघटन में कोई भी यौगिक को ऊष्मा देने से वह उसका अपघटन हो जाता है, उस ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाश अपघटन में जब भी कोई यौगिक प्रकाश से ऊष्मा प्राप्त करता है तो वह अपने भागों में टूट जाता है, उसे प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब जो तीसरी अभिक्रिया है वो है हमारे पास में विस्थापन अभिक्रिया। देखिए, विस्थापन यानी स्थान चेंज करता है यहाँ पर कोई भी जो अभिकारक होता है वो, लेकिन कौन सा स्थान चेंज करता है, कौन सा अभिकारक करता है वो देखिएगा। सबसे पहले हम बात करें एक बार सिंपल रूप से कि विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें जो यौगिक है, कम क्रियाशील जो यौगिक है उसको जो है अधिक क्रियाशील तत्व जो है हटा देता है और कम क्रियाशील की जगह अधिक क्रियाशील तत्व वहां पर आकर के बैठ जाता है। परिभाषा, वह अभिक्रिया जिसमें कम क्रियाशील तत्वों को अधिक क्रियाशील जो तत्व है विस्थापित कर देता है, उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। या फिर इस अभिक्रिया के अंतर्गत परमाणु जो है दूसरे परमाणु समूह से विस्थापित हो जाता है। इस अभिक्रिया के अंतर्गत कोई भी जो परमाणु है दूसरे परमाणु समूह से विस्थापित हो जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अपने पास में ए बी है और सी है, तो देखिए यहाँ पर 2 परमाणु है ए बी और यहाँ पर एक है सी, तो इसका जो परमाणु है वह दूसरे परमाणु की ओर चला जाता है, यानी जो अपने पास में ए है वह सी के पास में चला जाता है और बी अकेला बच जाता है। एग्जाम्पल लें कॉपर सल्फेट और जब जिंक को अभिक्रिया करवाया गया तो देखिए कॉपर जो सल्फेट है जिनसे अभिक्रिया करता है तो जो जिंक है अधिक क्रियाशील तत्व होता है कॉपर से, तो यह कॉपर को यहाँ से हटा देता है और जिंक यहाँ पर कॉपर की जगह आकर के बैठ जाता है। तो जब जिंक कॉपर की जगह आकर के बैठ गया तो क्या बना लिया, जिंक सल्फेट, और अपने पास में क्या बच गया, कॉपर। तो हम कह सकते हैं कि अधिक जो क्रियाशील तत्व है वह कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है। तो ऐसी अभिक्रिया इसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर दे, उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। या फिर ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो परमाणु समूह है किसी दूसरे परमाणु समूह से विस्थापित हो जाता है, उस अभिक्रिया को हम जो है विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आगे की जो अभिक्रियाएं हैं हम उनका अध्ययन जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे।